नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू होंगे नए कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। उत्तराखंड में भी जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगों के अधिकारों पर दिया गया जोर। लैंसडाउन में पासिंग आउट परेड के बाद गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए 201 अग्निवीर जवान। 31 हफ्तों की कठिन मेहनत के बाद देश सेवा के लिए समर्पित अभिभावकों के लिए गौरव का पल। उत्तराखंड वन विभाग ने बेहतर वन प्रबंधन के लिए पहली बार शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। कार्य योजना तैयार करने में मिलेगी मदद। और देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो ने न्यू लाइसेंसी अवेयरनेस मीट का किया आयोजन। गुणवत्ता बनाए रखने को बताया बड़ी जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये सच्चा सामाजिक न्याय है और देश नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। उन्होंने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों और चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों को धन्यवाद और बधाई दी। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, अभी मैं इसका लाइव डेमो देख रहा था और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकाल करके इस लाइव डेमो को जरूर देखें। लॉ के स्टूडेंट देखें, बार के साथी देखें, जुडिशरी के भी साथियों को अगर सुविधा हो वे भी देखें। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कैफेटेरिया का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि काम के अवसर देने से उन्हें आत्मविश्वास के साथ सार्थक जीवन जीने में मदद मिलती है। वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन बहुत खुशी से रोज काम पर आते हैं। लोगों से मिलने और अपना काम करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है। ऐसे सशक्तिकरण से उनके माता पिता और परिवारजन भी खुशी महसूस करते हैं। काम करने का अवसर किसी भी व्यक्ति की तरह दिव्यांगजन में भी आत्मविश्वास और सार्थक जीवन जीने के भावना पैदा करता है। इस प्रकार रोजगार, उद्यम तथा आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
वहीं उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगों के अधिकारों पर जोर दिया गया। इसी कड़ी में देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर संस्थान के प्रभारी निदेशक अमित कुमार शर्मा ने दिव्यांगों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। क्या है इसका उद्देश्य क्या? देखिए, आज की जो थीम थी वो था जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सशक्त बनाना है, उनको तकनीकी के माध्यम से सशक्त बनाना है। और इसी थीम के आधार पर संस्थान काम कर रहा है क्योंकि उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना है। ये जो 3 दिसंबर है ये 1992 से पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसी थीम का इस वर्ष की थीम हमारी जो थी वो इंडिपेंडेंट जो हमारे दृष्टि दिव्यांग हैं उनकी नेतृत्व क्षमता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस थीम पर आधारित था। और आज हमारे देश भर में जो दृष्टि दिव्यांग हैं वो न केवल समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं बल्कि बहुत से दृष्टि दिव्यांग उद्योगपति हैं, बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो उस थीम के आधार पर आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर विकासनगर और सहसपुर में भी जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों के साथ सामाजिक संस्था से जुड़े लोग शामिल हुए। डाक पत्थर रोड से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार होते हुए बाबूगढ़ चुंगी पर जाकर संपन्न हुई। इस जन जागरूकता रैली में दिव्यांगों को रोजगार और शिक्षा की मांग की गई। वहीं सहसपुर में आयोजित रैली में कहा गया कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं बल्कि दिव्यांगों को मौका देने की जरूरत है। ये चाहते हैं कि हमारे भी अधिकार होने चाहिए। जैसे कोई विकलांग है तो उनका भी अधिकार होना चाहिए। वहीं अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर, बैसाखी, सफेद छड़ी और श्रवण मशीन आदि किट वितरित किए गए। इस अवसर पर चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगों की स्वास्थ्य जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा चयनित अल्मोड़ा जनपद के विशिष्ट कार्य करने वाले 6 दिव्यांगों को जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शिविर में सम्मानित किया गया। हमारा मेन उद्देश्य ये था आज का कि हम दिव्यांगों की समस्या सुन पाएँ। दिव्यांगों का सम्मान करने का तो एक हमारा उद्देश्य था ही कि आज हम उन्हें बुला के एक छोटा सा सम्मान करें और जो भी उनकी समस्याएं हैं, जैसे उनका सर्टिफिकेट अगर बनने हैं तो हमने आज डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई थी, तो वो उनके सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं। अगर रिन्यूअल होने हैं तो वो भी कर रहे हैं। किसी के UDID कार्ड नहीं बने हैं तो वो भी आज हम उनका बना रहे हैं। इसके अलावा जो भी समस्याएँ हैं वो भी हमने नोट किए। पौड़ी जिले के लैंसडाउन में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद 201 अग्निवीर भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में शामिल हो गए हैं। 31 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद ये अग्निवीर देश सेवा के लिए तैयार हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र लैंसडाउन के समीक्षा अधिकारी कमांडेंट ने पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने सेना में शामिल इन अग्निवीर जवानों से देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए कर्तव्य का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में शामिल होना सम्मान और गौरव की बात है। इस अवसर पर सभी अग्निवीर सैनिकों के अभिभावक मौजूद रहे। सभी अग्निवीरों के माता पिता और अभिभावकों को गौरव पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वन विभाग ने गढ़वाल वन प्रभाग की कार्य योजना तैयार करने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर AI का उपयोग शुरू किया है, जिसके शुरुआती परिणाम काफी उत्साहजनक हैं। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि हमें बेहतर जैव विविधता संरक्षण, सतत वन प्रबंधन और वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से निपटने के लिए कई अहम प्रबंधन नुस्खे मिले हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्तराखंड के वनों के लिए वरदान साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुटाई जा रही जानकारी बिल्कुल सटीक व गुणवत्तापूर्ण है, जिससे वन विभाग द्वारा आगे नई योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। गढ़वाल रेंज के नतीजों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड वन विभाग उत्तराखंड के अन्य वन प्रभागों के लिए इसे दोहराने की योजना बना रहा है। हम लोगों ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कुछ बहुत ही उन्नत सॉफ्टवेयर है उनके माध्यम से जो हमारा राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड है उसको, और साथ में जो हम लोगों ने फील्ड से आंकड़े इकट्ठे किए हैं वनस्पतियों और वन्य जीवों के बारे में, उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं उनके माध्यम से विश्लेषण करके
और सबसे पहले हम लोगों ने ये गढ़वाल फॉरेस्ट रीजन में काम शुरू किया है। उसको हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छी एक विश्लेषण करके उससे हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि किन किन क्षेत्रों में किन किन वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण पर ज़्यादा जोर देना है, कौन कौन सी वनस्पति प्रजातियां हैं जो एक डोमिनेंट श्रेणी में है, किन की संख्या कम है, किन के संरक्षण के लिए ज़्यादा प्रयास करना है, और जो हम एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जंगलों से उतनी ही लकड़ी काटी जानी है इतना कि जंगलों में लकड़ी की ग्रोथ होती है, तो उसके लिए किस तरीके से जो है एक कटाई का जो एक सिल्वीकल्चरल सिस्टम होता है वो फिक्स किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पे काफ़ी अच्छी इनपुट हमको प्राप्त हुए हैं, और साथ में जो एक ओवरऑल इकोसिस्टम है गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन का, उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी एक काफ़ी अच्छा हमको एक विश्लेषण प्राप्त हुआ है एआई के माध्यम से। तो इसके माध्यम से जो हमारे राज्य के वन हैं उनका प्रबंधन करने में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में, और राज्य को राजस्व देने में, और साथ में जैव विविधता का संरक्षण करने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और हम जल्दी ही इस एआई तकनीक का प्रयोग राज्य के अन्य वन प्रभागों की कार्य योजनाओं में, जिनमें सबसे पहले पिथौरागढ़, चंपावत और मसूरी शामिल हैं, उनमें भी हम इनका प्रयोग करने जा रहे हैं। आज देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो ने न्यू लाइसेंसी अवेयरनेस मीट का आयोजन किया। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अपर सचिव रुचि मोहन रयाल ने उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया। अपर सचिव ने कहा कि जो भी संस्थान BIS का लाइसेंस ले रहे हैं उनके पास गुणवत्ता बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने मानकों को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की नींव बताया। बहुत ही उपयोगी कार्यशाला है। जो नए लाइसेंसी हैं और अब BIS के परिवार के सदस्य बन गए हैं, ये एक प्रकार से उनके लिए ओरिएंटेशन है, और वे किस प्रकार से आगे बढ़ें, उन पर कितना विश्वास अधिरोपित है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या नियम कानूनों से वे बंधे हुए हैं, इस सब पर यहाँ पर उन्हें अवगत भी कराया जा रहा है, और उनसे भी पूछा जा रहा है कि कहाँ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, उनके लिए बेहद लाभप्रद है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि ये एक संयुक्त प्रयास है जिसमें गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नए लाइसेंसी अब BIS परिवार का हिस्सा बन गए हैं, और अगर उन्हें लगता है कि किसी विषय पर मानक तैयार नहीं है तो इसका प्रस्ताव भी भारतीय मानक ब्यूरो को भेजा जा सकता है। ऐसे भारतीय मानक ब्यूरो का एक संकल्प है कि देश का प्रत्येक नागरिक, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में कहूँ तो जो उपभोक्ता है वो मानकों की उपयोगिता उनके निजी जीवन में क्या है उसके बारे में अवगत हो, जागरूक हो। इसी सिलसिले में आज हमने देहरादून में जो हमारे न्यू लाइसेंसी हैं, जो नवीन अनुज्ञप्ति धारक हैं, उनकी एक बैठक करी कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उपभोक्ताओं के प्रति। लाइसेंस मिलना एक केवल काम नहीं है, उसके अलावा लाइसेंस को मेंटेन करना, उसके ऑपरेशनल इश्यूज़ को समझना। हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है स्कीम फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, उसके अनुसार जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आए, वो जो उसके गुणवत्ता का पैमाना है, जो मापदंड है, उस पर जांचा परखा गया हो, उसके अनुसार वो लोग टेस्टिंग करें और उसके बाद ही प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने उरेडा, UPCL, BSNL और बैंकर्स को डिजिटलीकरण की बाधाओं का समाधान आपसी समन्वय से निकालने और वित्तीय साक्षरता केंद्र के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की डिजिटल पेमेंट, फाइनेंस और ब्रांच नेटवर्क के लिए गठित राज्य स्तरीय उप समिति की समीक्षा बैठक में वित्त सचिव ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RCT द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे ट्रेड की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए जिससे आसानी से स्वरोजगार प्राप्त हो सके और जिसकी वर्तमान में अधिक डिमांड है। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा भी प्रदान करने को कहा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगार परक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में वित्त सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगार परक गतिविधियों के लिए ऋण देने में सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का प्रदर्शन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मुकाबले असंतोषजनक है, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसी के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को समृद्ध करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात यानी CD रेशियो अनुपात संतोषजनक नहीं है, उनकी प्रगति के लिए माइक्रो प्लान बनाया जाए। जुलाई से सितंबर 2024 तक राज्य का CD रेशियो 53.26% था, जबकि पिछले त्रैमास में ये 54% था। वहीं प्राइवेट बैंकों का त्रैमास में CD रेशियो 84.57% रहा, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का 42.33% रहा। ऋण जमा अनुपात बढ़ाए जाने के संबंध में RBI, नाबार्ड और बैंकर्स की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोटद्वार भाबर क्षेत्र की विभिन्न दीवारों पर वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कोटद्वार में आज इस प्रतियोगिता के विजेताओं सहित सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने बच्चों की वॉल पेंटिंग्स की सराहना की। साथ ही उन्होंने उन लोगों को कार्रवाई की चेतावनी दी जो वॉल पेंटिंग्स को गंदा करते हैं। इसका उत्साह रहा और बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आप जैसे आज देख रहे हैं 25-30 बच्चे हमारे बीच में हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसी ने उसमें से जीता, किसी ने वॉल पे बनाया तो और बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अपने इन बच्चों को देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि कोटद्वार का नाम और रोशन होगा और इन बच्चों में से बहुत से बच्चे पेंटिंग को अपना प्रोफेशन की तरह लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी खुशी में आज बच्चों के साथ मैं पाखरो भी पहुंची थी और वहां पर हम लोगों ने सफारी का आनंद लिया। बच्चों की पेंटिंग जो बनी है उन पर कृपया करके पेशाब ना करें। अभी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूं, आगे चलकर इस तरह से कोई अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहती है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य गणेश क्षेत्री ने कहा कि वॉल पेंटिंग बनाने वाले हर बच्चे की प्रतिभा निराली है और सभी ने एक से बढ़कर एक काम किया है। तो उसमें मैंने जब बच्चे को काम देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे आने वाले भविष्य में मुझे यहाँ पे इन बच्चों पे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, एक बहुत बड़ा नाम दिखाई देता है। और यहाँ के बच्चों ने ऐसा काम किया है कि जैसे कोई खाने की थाली रखी हो, उसमें से खुशबू आ रही हो कि दाल अच्छा है, भात में खुशबू है, सब्जी में खुशबू है, चटनी में खुशबू है। तो मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि कोई कम है कोई। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अंजलि बिष्ट रही। उनकी पेंटिंग में उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को खूबसूरती से दर्शाया गया। मैंने उत्तराखंड कल्चर पे एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें मैंने उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ का नेचर और यह वाद्य यंत्र और यहाँ के सिंबल्स दिखाए हुए थे पूरी एक पेंटिंग में। और इसके साथ मैंने गढ़वाली भाषा पे भी एक जोर दिया था और उसमें स्लोगन लिखे हुए थे। तो ये पेंटिंग मेरी सिलेक्ट हुई और इसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस समय और मुझे आशा नहीं थी क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनाई थी और उत्तराखंड की संस्कृति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया हुआ था। वहीं इससे पहले आज सुबह सभी प्रतिभागियों को कोटद्वार के पास स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में जंगल सफारी कराई गई। प्रतिभागियों का कहना था कि जंगल सफारी का उनका अनुभव बेहद रोमांचक और एजुकेशनल रहा।
सफारी कराई गई, उसमें हमने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो सबसे पहले जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तभी वो उस चीज़ को एक पेज पे या किसी दीवार पे मिनिएचर पे निखार पाता है, और जिसके लिए उसको इंसान या किसी भी जानवर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। और साथ ही हमने जो जंगल के अंदर काफ़ी नए प्रकार के जानवर देखे जो हमने ऐसे ही आम जिंदगी में नहीं देखे थे, मतलब जो हमको चलते फिरते नहीं देख सकते थे, जो डिफरेंट थे हमारे लिए। काफ़ी कुछ अच्छा सीखा हमने। ये अगली खबर टिहरी से, जहां बालगंगा तहसील के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कामों का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेती और बागवानी की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसके लिए इस गदेरे में स्रोत व बारिश के पानी को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। इससे लोगों को जहां स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा, वहीं पलायन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नाबार्ड और सारा के माध्यम से आरगढ़ गदेरे पर चेक डैम, खंतियां और वृक्षारोपण जैसे काम किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आरगढ़ क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जाने हैं। उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि क्या कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है, और कृषि और उद्यान के कई प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे उस घाटी में आय बढ़ सके और पलायन भी रुक सके। देहरादून में स्टेट लेवल डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सहयोग किया। कार्यक्रम के जरिए स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए रक्षा विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रमुख सरकारी हितधारकों को एक साथ लाया गया। इस दौरान एमएसएमई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय रूप से योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की पहल के साथ वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों पर भी चर्चा की गई। इसका की मेन पर्पस है वो उत्तराखंड में जो डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको एक साथ लाना, और उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर बने, उन सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको शेयर करके हम अपने नेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। रुद्रप्रयाग जिले की सिलगढ़ पट्टी की आराध्य मां इंद्रासनी देवी की चल विग्रह उत्सव डोली 12 वर्षों बाद बीती 26 नवंबर से 2 महीने की दिवारा यात्रा पर निकली है। पहले चरण में सिलगढ़ पट्टी के 1 दर्जन से अधिक गांवों का मां इंद्रासनी देवी भ्रमण करेंगी और भक्तों को आशीर्वाद देंगी। इसके बाद दिवारा यात्रा भरदार और लस्या पट्टी के गांवों में पहुंचेगी। पूर्वजों की जो आराध्य देवी है और हमारे परंपरागत व्यवसायों के अंदर पूरे अपने नाली थाली के गांव सहित सिलगढ़, बड़मा, बरदार, फुटगढ़ और अपने तलानापुर क्षेत्र में भ्रमण लगभग 2 माह के प्रवास पर रहेगी। तत्पश्चात यहाँ पर महायज्ञ का 9 दिवसीय महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जो हमारे वर्षों से परंपरागत चला आ रहा है। और इस महायज्ञ के दौरान हमारे जो बाहर प्रवासी लोग हैं जो कई वर्षों से बाहर थे, इस बार देखा जा रहा है कि वो भी काफी मात्रा में घर की ओर पहुंच रहे हैं। इस देवी की अपनी असीम शक्ति है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडाली गांव में मां इंद्रासनी का पौराणिक मंदिर है। शंकराचार्य ने मां इंद्रासनी के मंदिर का 8वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार किया था। ग्रामीण कहते हैं कि मां इंद्रासनी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। हम माता रानी से बहुत ज्यादा आस्था, हमारी बहुत उम्मीद रख रहे हैं हम माता रानी से। मतलब माता रानी से हम क्या हमारे पूर्वज जी पहले बहुत मान रहे। हमारे गाँव के पास में नजदीक में कंडाली गाँव से तब माता रानी बहुत बड़ मंदिर है, भव्य मंदिर से। और हम माता रानी से मतलब बहुत आस्था, बहुत उम्मीद करते हैं हम कि माता रानी हम जो भी मांगे वाला आज तक माता रानी हमारी इच्छा पूरी करी। जब इतना मतलब पहला हुआ ना हमारे माँ बाप कुल देवी 3-4 गाँव में बस बड़ी आशीर्वाद रहे, सब कुछ ठीक रहे। 2 महीने की दिवारा यात्रा के बाद मंदाकिनी लस्तर नदी के संगम पर मां इंद्रासनी देवी स्नान कर अपने मंदिर में विराजमान होंगी। 30 जनवरी से मां के मंदिर में हवन यज्ञ किया जाएगा और 7 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा।
और इनके आचार्यों के द्वारा सुनिश्चित किया गया दिन पर ही मां की डोली यात्रा के लिए निकलती है, जो पूर्णतः जनवरी में 30 जनवरी से यज्ञ प्रारंभ होगा और 7 फरवरी को पूर्ण आहुति दी जाएगी। इसके बीच में जो हमारे सिलगढ़ का प्रतिष्ठित मंदिर कंडाली में मां इंद्रासनी का निर्मित है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, जिसके कुल पुरोहित सदैव से ही आदिकाल से ही हमारे पुरोहित रहे हैं शिला के। देश भर में चल रहे प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत उत्तरकाशी में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अतुल सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों ने प्रकृति परीक्षण के बारे में अपने विचारों से अवगत कराया। इस दौरान प्रकृति परीक्षण की टेक्निकल और प्रैक्टिकल जानकारी देते हुए बताया गया कि किस प्रकार से प्रकृति परीक्षण ऐप के माध्यम से चिकित्सक स्वास्थ्य को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसमें जो है लोगों को प्रकृति का परीक्षण किया जाएगा, हमारे डॉक्टर्स करेंगे। उसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप अपनी प्रकृति जान लेते हैं तो आपको टाइम टाइम पे हॉस्पिटल से वो आएगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको स्वस्थ कैसे रहना है। और ये 1 करोड़ लोगों का किया जा रहा है भारत में। हमारे जो है पहले 4 ट्रेनिंग भारत सरकार में हुई, फिर उसका राज्य स्तर पे। आज जो जनपद उत्तरकाशी जो सीमांत जनपद है, उनमें माननीय विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि थे। वहीं कार्यशाला में शामिल हुए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसे ग्राम स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोगों के अंदर जो बीमारियां छुपी हैं उनका भी पता लगेगा और उसका लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। ऐसी भावना के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ से जो शुरुआत की गई है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनके जन्म दिवस तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मैं सबको यही आह्वान करूंगी कि हम इसको पूरे ग्राम स्तर पर, पूरे न्याय पंचायत स्तर पर इसको ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू होंगे नए कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। उत्तराखंड में भी जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगों के अधिकारों पर दिया गया जोर। लैंसडाउन में पासिंग आउट परेड के बाद गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए 201 अग्निवीर जवान। 31 हफ्तों की कठिन मेहनत के बाद देश सेवा के लिए समर्पित अभिभावकों के लिए गौरव का पल। उत्तराखंड वन विभाग ने बेहतर वन प्रबंधन के लिए पहली बार शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। कार्य योजना तैयार करने में मिलेगी मदद। और देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो ने न्यू लाइसेंसी अवेयरनेस मीट का किया आयोजन। गुणवत्ता बनाए रखने को बताया बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।